हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूपीएससी वे। और आज हम इस वीडियो के माध्यम से इतिहास विषय के एक महत्वपूर्ण टॉपिक वैदिक आर्य और सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों की संस्कृति के बीच का अंतर को पढ़ेंगे। इसलिए आप लोग मेरे साथ वीडियो के अंत तक बने रहिए। और इस वीडियो में हम वैदिक सभ्यता के ऊपर कुछ अभ्यास प्रश्न देखेंगे। आइए शुरू करते हैं। वैदिक आर्यों और सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों की संस्कृति के बीच अंतर। तो यहाँ अंतर समझ लेते हैं। वैदिक आर्य और सिंधु घाटी सभ्यता के लोग जो थे उनमें किस प्रकार का अंतर था, तो हम देख रहे हैं यहाँ पे वैदिक आर्यों की जो सभ्यता थी वो ग्रामीण सभ्यता थी और सिंधु घाटी सभ्यता नगरीय थी, शहरीय थी। वैदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय कृषि प्रधान था और ये लोग व्यापार ज़्यादा किया करते थे। हालांकि कृषि भी ये लोग करते थे, इनकी कृषि भी उद्यम कृषि मानी जा रही थी। वैदिक आर्य स्वर्ण, चांदी, तांबा और लोहे से परिचित थे, लेकिन सिंधु सभ्यता के लोग पाषाण और कांसे से परिचित थे, लेकिन अभी तक लोहे से परिचित नहीं थे। वैदिक आर्य बहुदेववाद के समर्थक थे, बहुदेववादी थे। ये लोग यज्ञ करते थे, लिंग पूजा और मूर्ति पूजा के विरोधी थे। सिंधु सभ्यता में धर्म का स्वरूप इहलौकिक था, लिंग पूजा और मूर्ति पूजा के समर्थक थे। ऋग्वैदिक आर्यों का पालतू पशु घोड़ा था। ये लोग हाथी और व्याघ्र से परिचित नहीं थे। यहाँ पर सिंधु सभ्यता में घोड़े से ये लोग अपरिचित थे, लेकिन हाथी और व्याघ्र से परिचित थे। वैदिक आर्य युद्ध आदि में अपनी सुरक्षा हेतु कवच और सिर में शिरस्त्रणा यानी हेलमेट का उपयोग करते थे, लेकिन यहीं पर सिंधु सभ्यता के लोग शांतिप्रिय ज़्यादा थे, युद्ध कम किया करते थे, लेकिन कवच और हेलमेट जैसी चीज़ों के उपयोग का कोई साक्ष्य नहीं मिलता है। वैदिक आर्यों की शिक्षा प्रणाली मौखिक थी और सिंधु सभ्यता के लोगों की अपनी एक चित्रात्मक लिपि थी। वैदिक आर्यों का जो समाज था वो परिवार आधारित था और सिंधु सभ्यता का समाज भी परिवार आधारित था। हालांकि वैदिक आर्यों का जो समाज है वो पितृसत्तात्मक समाज था, लेकिन सिंधु सभ्यता का जो परिवार था वो मातृसत्तात्मक समाज था। तो ये एक अंतर है सिंधु सभ्यता और वैदिक आर्यों की संस्कृति के लोगों के बीच में, जिसे हमने अभी भी पढ़ा। और अब हम वैदिक सभ्यता के ऊपर आधारित कुछ अभ्यास प्रश्न करेंगे। पहला प्रश्न है, ऋग्वैदिक काल के प्रारंभ में निम्न में से किसे महत्वपूर्ण मूल्यवान संपत्ति समझा जाता था? तो पहला ऑप्शन है भूमि को, बी गाय को, सी स्त्रियों को, डी जल को। तो इसका सही उत्तर है गाय को। ऋग्वैदिक काल में गाय सबसे मूल्यवान और महत्वपूर्ण संपत्ति के रूप में समझी जाती थी। तो ठीक, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित अभिलेखों में से कौन सा ईरान से भारत में आर्यों के आने की सूचना देता है? तो इसका सही उत्तर है सी बोगज कोई। ये अभिलेख है 1400 ईसा पूर्व के बोगज कोई के अभिलेख में ऋग्वैदिक काल के देवता इंद्र, वरुण, मित्र तथा नासत्य का उल्लेख मिलता है। इससे अनुमान लगाया जाता है कि वैदिक आर्य ईरान से होकर भारत में आए होंगे। ये बोगज कोई एशिया माइनर।
तो अगला प्रश्न है, सत्यमेव जयते शब्द कहाँ से लिया गया है? तो सत्यमेव जयते जो शब्द है वो मुंडकोपनिषद से लिया गया है। अगला प्रश्न है, पूर्व वैदिक आर्यों का धर्म मुख्यतः क्या था? तो इसका सही उत्तर है सी, प्रकृति पूजा एवं यज्ञ। ऋग्वैदिक काल के जो आर्य थे उनका धर्म प्रकृति पूजा और यज्ञ था। ये लोग यज्ञ क्या किया करते थे, प्रकृति पूजा में विश्वास रखते थे, क्योंकि यहाँ हम देखते हैं कि सभी जो देवता थे वो प्राकृतिक शक्तियों के प्रतीक थे। प्रकृति के प्रतिनिधि के रूप में आर्यों के देवताओं की 3 श्रेणी हमने पढ़ी हैं, आकाश के देवता, अंतरिक्ष के देवता, पृथ्वी के देवता, ये हमने पढ़ा था। तो इससे पता चलता है प्रकृति पूजा करते थे और यज्ञ के अनुष्ठान भी किया करते थे। अगला प्रश्न है, आर्य शब्द इंगित करता है? तो इसका सही उत्तर है डी, श्रेष्ठ वंश को। यानी आर्य शब्द की बात करें तो वैदिक संस्कृति में आर्य शब्द का अर्थ श्रेष्ठ, उत्तम, अभिजात, कुलीन तथा उत्कृष्ट होता है। सर्वप्रथम प्रोफेसर मैक्स मूलर ने 1853 ईस्वी में आर्य शब्द का प्रयोग एक श्रेष्ठ जाति के आशय से किया था। अगला प्रश्न है, आजीवन अविवाहित रहने वाली कन्या क्या कहलाती थी? तो यहाँ पर आजीवन अविवाहित रहने वाली कन्या अमाजु कहलाती थी। सी इसका सही है। अगला प्रश्न है, ऋग वैदिक काल में बेकनाट कौन थे? तो ये इसका सही है डी ऑप्शन, सूदखोर। ये सूदखोर हुआ करते थे। ये ऐसे सूदखोर हुआ करते थे जो बहुत अधिक ब्याज लिया करते थे। अगला प्रश्न है, गायत्री मंत्र का उल्लेख ऋग्वेद के किस मंडल में है? तो गायत्री मंत्र का उल्लेख ऋग्वेद के 3रे मंडल में है और यह सविता देवता को समर्पित है, सवित्र, और इसके रचनाकार विश्वामित्र हैं। अगला प्रश्न है, ऋग्वेद में गोप्ता जनस्य शब्द किसके लिए प्रयोग हुआ है? तो ऋग्वेद में राजा को गोप्ता जनस्य अर्थात कबीले का संरक्षक तथा पुराभेत्ता अर्थात नगरों पर विजय पाने वाला कहा गया है। तो इसका सी सही हो जाएगा, राजा को। अगला प्रश्न है, 4 आश्रम व्यवस्था का उल्लेख सर्वप्रथम कहाँ मिलता है? तो 4 आश्रम व्यवस्था का उल्लेख सर्वप्रथम जाबालो उपनिषद में मिलता है। इसका बी सही है। और 3 आश्रम व्यवस्था का उल्लेख जो है वो छांदोग्य उपनिषद में मिलता है, जिसमें पहले 3 आश्रम जैसे गृहस्थ, वानप्रस्थ और ब्रह्मचर्य हैं। चौथा संन्यास होता है जो जाबालोपनिषद में मिलता है। अगला प्रश्न है, उत्तर वैदिक काल के प्रमुख देवता थे? तो उत्तर वैदिक काल के प्रमुख देवता प्रजापति हो गए, जिन्हें सृजन का देवता कहा गया। उत्तर वैदिक काल आते आते अग्नि और इंद्र, इन देवताओं की जो वैल्यू कह लीजिए वो कम होती चली गई और प्रजापति यहाँ पर सृजन के देवता, प्रमुख देवता हो गए। अगला प्रश्न है, यजुर्वेद में किस धातु के लिए श्याम अयस शब्द का प्रयोग हुआ है? तो चूंकि ऋग्वैदिक उत्तर वैदिक काल के लोग लोहे से परिचित थे, तो ये
सी सही हो जाएगा, लोहे के लिए प्रयोग हुआ है। यजुर्वेद में लोहे के लिए श्याम अयस एवं कृष्ण अयस शब्द का प्रयोग हुआ है। लोहे से बने उपकरणों के प्रयोग से कृषि विस्तार के साथ साथ फसलों की संख्या में वृद्धि हुई थी और यहाँ पर धान प्रमुख फसल थी। तो ये कुछ प्रश्न थे वैदिक सभ्यता के ऊपर आधारित। तो अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।